हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बिजनेस स्टडीज़ के प्रिपरेशन में प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 में एंटर कर चुके हैं और लास्ट डे के वीडियो में हमने उसके पार्ट 1 को यानी कि ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर लिया था विद एक्सप्लेनेशन। एंड आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस या सेक्शंस में, जिसमें कि क्वेश्चंस होंगे 3 मार्कर्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 नंबर तक का है। एंड एक बार फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड उसके सॉल्यूशंस का डिटेल में डिस्कशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। So, as always, we will start with the list of the various topics that are going to covered under today's video. So, here is the list. First of all, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मतलब क्वेश्चंस के थ्रू जो डिस्कशन या टॉपिक सामने आने वाला उनमें से एक है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बेसिकली ये 3 फीचर्स हैं जिसको कि आज के क्वेश्चंस में हाईलाइट किया गया है। वो है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा आज के क्वेश्चन में दैट इज स्टेप्स अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ KRA. K refers to key, R refers to result and A refers to area. Key results area and which is discussed under the chapter controlling. Next topic will be objectives of SEBI. आपको एक बार ध्यान रखना है कि there is a difference between objectives and the functions. ठीक है, जब आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो वो एक कॉमन पॉइंट्स हैं एंड फंक्शंस जो है वो 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है सेबी का, उसके अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन रहता है। तो यहाँ आज के वीडियो में हमें जो डिस्कस करना है आज के क्वेश्चंस में वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। एंड नेक्स्ट वन विल बी ट्रेडिंग प्रोसीजर इन द स्क्रीन बेस्ड सिक्योरिटी मार्केट, यानी कुल मिलाकर स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोसीजर जो होता है हमारे सिक्योरिटीज़ का, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आज की वीडियो से कवर होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21. So one of the direct question, justify how coordination is a continuous process, an all pervasive function and a deliberate function. तो all these are the features of coordination. One by one हमें इसका explanation देना है, that is purely based on direct based question. So आइए वन बाय वन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पहला है हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, अगर टर्म की हम बात करें कंटिन्यूअस प्रोसेस वो क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोसेस जो स्टार्ट होता है और एंडलेस चलता ही रहता है, दैट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन में कोई एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस जो होते हैं, अगर हम इस सर्कल में मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हमारे 5 फंक्शंस होंगे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन इसमें कहीं भी कोऑर्डिनेशन तो नहीं आता। तो कोऑर्डिनेशन फिर है क्या? कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, रादर कोऑर्डिनेशन एक्चुअली वो बेस है जिस पर सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बीच का हिस्सा है ये हमारा कोऑर्डिनेशन है और वो प्लानिंग के स्टार्ट होते ही चलना शुरू करता है और विद ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है बिटवीन द रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन ना हो करके एक ऐसा एक्टिविटी है जो हर एक स्टेज पर हमें जरूरत पड़ता है और ये जब तक हम मैनेजमेंट करते हैं तब तक करना पड़ता है, यानी कभी भी ये एंड नहीं होता, ये एंडलेस प्रोसीजर है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग। दैट मीन्स आप शुरू से लेकर अंत तक इसे करते ही रहते हैं। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। अब पहला टर्म तो ये आता है कि जो आपके हेडिंग में यहाँ प्रोवाइड किया गया है पॉइंट परवेसिव, तो ये परवेसिव क्या होता है? तो जैसे आपका ये बिजनेस फील्ड है, ये नॉन बिजनेस फील्ड है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है या किसी भी चीज को जिसे हम परवेसिव कहते हैं वो तब कहते हैं जब वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हर जगह एप्लीकेबल हो। और आप जानते हो मैनेजमेंट का फीचर ही ऐसा है कि वो बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में ही एप्लीकेबल है। उसी तरह से
कोऑर्डिनेशन भी ऐसा है जो हर जगह एप्लीकेबल है। अगली चीज़, अगर हम बात करें कि हमारा जो मैनेजमेंट है 3 हिस्सों में बटा हुआ है लेवल्स के तौर पर, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो जिस तरह से हम देखते हैं, अगर हम ऑल परवेसिव कहना चाहते हैं तो हम ये भी यहाँ पे ला सकते हैं कि जो हमारे सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उन सभी में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि टॉप लेवल पे कुछ प्लानिंग वाले फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर स्टाफिंग वाले फंक्शन होते हैं, यहाँ पर कंट्रोलिंग का फंक्शन होता है, यानी कि हमारे मैनेजमेंट के सारे फंक्शन हमारे लेवल्स में बटे हुए हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा फंक्शन नहीं जो किसी एक जगह है, वो हर जगह है, ठीक है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हेडिंग कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। तो लिखा है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। तो ये बहुत जरूरी बात है जिसको हम जानते हुए हैं। कोऑर्डिनेशन में वर्ड आता है सिंक्रोनाइज। कोऑर्डिनेशन सभी एक्टिविटीज़ को और डिपार्टमेंट्स के वेरियस एक्टिविटीज़ को क्या करता है, एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करता है। इसी को लिखा गया है कि इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। अब डेलिबरेट फंक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा फंक्शन जो जाने अनजाने में नहीं, जानबूझकर किया जाता है एंड विद द एफर्ट्स किया जाता है। यानी ऐसे नहीं कि आपने सोचा और अपने आप हो जाएगा, आपको उसके लिए प्रॉपर वर्क करना पड़ता है, आपको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो चीज़ होती है, एंड दैट इज कॉल्ड डेलिबरेट फंक्शन। तो a manager has to coordinate the efforts of different peoples in a conscious and deliberate manner. Even where number of departments willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए रेडी हैं, ठीक है, विलिंगली कोऑपरेट करना चाहते हैं वर्क में, फिर भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उनके कोऑपरेशन में डायरेक्शन नहीं आएगा, एंड बिना डायरेक्शन के कोऑपरेशन का कोई मतलब नहीं है। थिंक, अब ये जो बात अभी हमने कही कि बिना डायरेक्शन के कोऑपरेशन का कोई मतलब नहीं है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये एक हैवी स्टोन है, ठीक है, एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा है जिसको आपको यहाँ से खिसका करके कुछ दूर यहाँ लाना है, ठीक है। आप 1 और 2 और 3 लोग हो। अगर हम अकेले एक पर्सन जैसे ए है, हम ए को कहते हैं कि आप रस्सी लगाकर इसको खींच लो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत भारी है। ऐसे ही बी के लिए कहा, ऐसे ही सी के लिए कहा, बट किसी के अकेले की बस की बात नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना ऐसा करते हैं कि एक रस्सी बांधेंगे और तीनों लोग मिलकर के उस रस्सी को एक साथ खींचेंगे, तो वो पत्थर जो है खिसक जाएगा। लेकिन सोचिए तब क्या होगा अगर वो तीनों लोग रस्सी बांधे, लेकिन ए इस डायरेक्शन में खींचे, बी इस डायरेक्शन में खींचे और सी इस डायरेक्शन में खींचे, तो क्या उस पत्थर को जगह पर ले जाया जा सकता है? नहीं। तीनों हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे के, तीनों कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन तीनों के एफर्ट्स में कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन है बट कोऑर्डिनेशन नहीं। तो जब भी आपके एक्टिविटीज़ में, आपके एफर्ट्स में कोऑपरेशन होगा लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वो हमेशा वेस्टफुल ही होने वाला है, ठीक है, या कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगा वो। Cooperation is the absence of cooperation in the absence of coordination may lead to wastage of efforts, and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among the employee. ध्यान से इस बात को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आगे चलकर एग्जाम में कभी भी आ सकता है कि कोऑपरेशन के एब्सेंस में कोऑर्डिनेशन वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स हो जाता है, और कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन जो होता है वो डिससेटिस्फैक्शन लाता है एम्प्लॉयज में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फीचर्स जो कि पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 21 में। नाउ एक बात आप सभी से बताना चाहूँगा कि जब किसी क्वेश्चंस में, यहाँ तो हेडिंग्स ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख कर आया था, लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन में बोला होता कि एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स, तो आपके चॉइस है, कोई भी 3 फीचर्स लिख सकते हो। तो जब आप कोई भी ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करिए जिसमें हेडिंग्स होते हैं, तो आप ध्यान रखें कि हेडिंग्स को लिखना है, क्योंकि हेडिंग्स का हाफ मार्क्स का वेटेज होता है सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में, ठीक है। तो अगर आप हेडिंग लिखते हो तो आपको हाफ मार्क्स ऑन द स्पॉट मिल जाता है। तो मान लो आपने इन तीनों हेडिंग्स को प्रेफर किया, यूज़ किया, इस क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही हेडिंग्स दिए थे। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ हेडिंग नहीं होते हैं, हमें बोला जाता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स, तो हमने 3 हेडिंग्स लिख दिए। तो ऐसे केस में हाफ 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 तीनों में 1.5 मार्क्स तो आपको मिलने ही है। देन एक्सप्लेनेशन मैटर्स, अगर एक्सप्लेनेशन भी आपने कर दिया तो अगले हाफ मार्क्स यानी 1.5 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। और इन केस आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया, ये हेडिंग्स नहीं प्रोवाइड की, तो इन दैट केस आपको ये वाला हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा, ओनली 1.5 ही मिलेगा। तो ऑलवेज बी अलर्ट, जब किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करें और वहाँ पर हेडिंग है अगर, देन ऑलवेज ट्राई टू राइट द हेडिंग्स प्रोवाइडेड इन द बुक्स, ठीक है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd,
एक्सप्लेन विच 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग आर कंसर्न विथ कंपेलिंग इवेंट्स टू कन्फर्म टू प्लान। यहाँ पर कंट्रोलिंग प्रोसेस की तो बात हुई है, बट एक बात आपको और ध्यान रखना है, कंट्रोलिंग प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स होते हैं उनमें से सारे हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें उन 2 स्टेप्स को चुनना है जिसका मतलब ये है कंट्रोलिंग आर कंसर्न विथ कंपेलिंग इवेंट्स टू कंफर्म प्लान। सो आइए जानते क्या है इसका आंसर। तो उसमें से जो हमारे कंट्रोलिंग के प्रोसेस है, वेरियस स्टेप्स हैं, उनमें से एक है एनालाइजिंग डेविएशन और दूसरा है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये 2 हैं वो जो कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ना इसके एक्सप्लेनेशन क्या है ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए आपको वो बात लागू होती जो मैंने कहा था, ये हेडिंग लिखोगे आप तो आपको हाफ मार्क्स मिला, और अगला हेडिंग लिखेंगे तो अगेन हाफ मार्क्स मिलेगा, एंड इसका एक्सप्लेनेशन रेस्ट मार्क्स के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो एनालाइजिंग डेविएशन, सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज। हर एक एक्टिविटी में डेविएशंस देखने को मिलते हैं परफॉर्मेंस में, और डेविएशन का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो एज्यूम्ड परफॉर्मेंस यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस होता है उनका डिफरेंस, एंड इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ द डेविएशन। तो इसीलिए डेविएशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये कॉमन बात है। तो डेविएशन का रेंज अगर एक्सेप्टेबल लिमिट तक हो तो उसको हम कुछ नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट हो जाता है तब हमें उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता, अदरवाइज वो हमारे टारगेट को अचीव नहीं होने देगा। ऑल्सो डेविएशन इन की रिजल्ट्स key areas of the business need to be attended more urgently as compared to deviation in the certain insignificant area। मान लो किसी आपके ऐसे फील्ड, ऐसे एरिया में डेविएशन आता है जो उतना सिग्निफिकेंट एरिया नहीं है, तो ऐसे केस में उसको अवॉइड करके उसको आपको फोकस करना ज़्यादा और अर्जेंटली ज़रूरी है, जो कि की एरियाज होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन शुड बी यूज्ड बाय मैनेजर इन दिस रिगार्ड। तो जब आप डेविएशन को एनालाइज करते हैं तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा फोकस और आपको ध्यान रखना है अर्जेंट बेसिस पर, जो आपके क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के प्रिंसिपल के अंडर आते हैं, यानी बेसिकली की रिजल्ट्स एरिया। ठीक है, जब बात आती है एक्स्ट्रा क्लास की या फिर अब क्लास को अच्छे से मैनेज करने की और टाइम मैनेजमेंट दिखाने समझाने की, तो हम ऑलवेज क्लास 12th एंड क्लास 12th को ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी क्लास को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ज़्यादा अटेंशन हमारा क्लास बोर्ड क्लास के लिए होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर करियर का सवाल बन जाता है, एंड रेस्ट क्लासेस में क्या थोड़ा सा इफ एंड बट हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर तो वो रेक्टिफाई फिर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात आती है, जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात हो वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, और जो इनसिग्निफिकेंट एरियाज हैं उनके डेविएशन को हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं करेक्शंस के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, स्टेप है प्रोसेस में जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। तो जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उतने रेंज में अगर डेविएशन है तो आपको उसके लिए कोई भी एक्शन फर्दर लेने की जरूरत नहीं है। However, when the deviation is go beyond the acceptable range, especially in the important areas, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर की रिजल्ट्स एरिया में, ठीक है, यानी मेन सिग्निफिकेंट एरियाज में एक्सेप्टेबल रेंज से ज़्यादा होता है डेविएशन, तो आपको बहुत ज़रूरी है, वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है समझना और इस पर एक्शन लेना। इट डिमांड्स इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन सो दैट डेविएशन डू नॉट अकर अगेन एंड अगेन एंड स्टैंडर्ड्स आर अकम्प्लिश्ड, और जो आपने तय की है प्लानिंग में वो सारा चीज़ पूरा हो सके। तो ये थे 2 पॉइंट जिसको पूछा गया था रिलेटेड टू द कंट्रोलिंग प्रोसेस, और जो आपके इस चीज़ को पूरा करता है जो पूछा गया था कि कंसर्न विद द कंपेलिंग इवेंट्स टू कंफर्म टू प्लान। Now let's move on to the next question, that is question number 23, alternate number 1. Controlling doesn't require any process. Comment. ठीक है, ये आपका हो गया थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। आपसे बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट में कि कंट्रोलिंग में कोई भी प्रोसेस नहीं चाहिए, आप कमेंट करिए। तो कमेंट का मतलब आप उसको फेवर लेना चाहते हैं या अगेंस्ट, उसके बात करेंगे। तो ये बात सिर्फ आपकी चॉइस की नहीं है, ये बात है कि कंटेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्या कंट्रोलिंग में हमें प्रोसेस नहीं चाहिए? अभी तो हमने बात किया, और आप जानते हो कंट्रोलिंग में प्रोसेस होता है। तो आप जानते हो मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग में एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग में प्रोसेस है, स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में प्रोसेस आता है, डायरेक्टिंग के अंदर कम्युनिकेशन में प्रोसेस है, कंट्रोलिंग में भी प्रोसेस है, सब में प्रोसेस कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस कंट्रोलिंग में होता है। तो आप इस कमेंट में यही लिख सकते हो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो द गिवन स्टेटमेंट जो कि कंट्रोलिंग नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेस, ये एक गलत स्टेटमेंट है, पहले आप ये बताओगे। ठीक है, इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। देन
प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अब क्योंकि आपने ये कहा कि यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप बोलना चाहते हैं कि इट हैज़ सर्टेन प्रोसेस, तो अब जब प्रोसेस है आप ये साबित करना चाहते हो, तो वो प्रोसेस फिर है क्या, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको ये बताने हैं अब, ठीक है। तो उसमें पहला आता है आपका सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग का पहला स्टेप आता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना। Standards are required to judge whether the actual performance is proceeding in the right way. Standard must be numerical or measurable term. और जो स्टैंडर्ड आप बनाते हैं वो न्यूमेरिकल या मेजरेबल टर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सोच लें, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब आप सोचो क्वालिटी अच्छी है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, इसका कोई स्केलिंग तो है नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर कि एक पैकेट के अंदर में एग्जैक्टली 1 kg होना ही चाहिए, ना 1 ग्राम ज़्यादा ना 1 ग्राम कम, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। वो मेजरेबल है, हम कभी भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये अचीव किया कि नहीं किया। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड बना दिया, अब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्लान्ड स्टैंडर्ड। जिस तरह से आपने स्टैंडर्ड बनाया है उसी के टर्म्स में उसे मेजर करना और एक्सप्रेस करना। देन कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। अब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने बनाए गए स्टैंडर्ड से कंपेयर किया और ये जानने की कोशिश की कि डेविएशन है कि नहीं है। आपको समझना होगा कि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो पहली पॉसिबिलिटी आएगी कि नो डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं है, दैट इज अ गुड सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन आपके पास निकल कर आएगा देयर इज अ डेविएशन। अब जब डेविएशन निकल कर आएगा तो दो तरह का होगा, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव ऑलवेज वेलकम। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि आपने टारगेट से अच्छा काम किया, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। जब नेगेटिव डेविएशन आएगा तो उसमें भी 2 पॉइंट्स निकलेंगे, एक तो आपका रेंज के अंदर आ जाएगा और एक रेंज से बियॉन्ड आ जाएगा। तो आपको अब ये सोचना है कि आप किस केस में एक्शन लेंगे। तो अगर आपका डेविएशन नेगेटिव है एंड दैट इज टू बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। देन फोर्थ, ऑलरेडी हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है, एनालाइजिंग द डेविएशन, एंड द लास्ट वन आल्सो डिस्कस, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताकर फाइनली ये कंक्लूड करना होगा कि दस इट इज क्लियर दैट कंट्रोलिंग रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। इसीलिए जो स्टेटमेंट था ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट था। क्लियर? इस तरह से आप लिखोगे तो कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। नेक्स्ट, अल्टरनेट नंबर 2, an ideal control technique is the one that checks every bits of performance। कह रहे कंट्रोल, एक आइडियल कंट्रोल टेक्निक वो है जो हर एक परफॉर्मेंस का एस्पेक्ट चेक करता है। इस पर भी आप अपने व्यूज दें, यानी अगेन ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हुआ। तो देखिए जानते हैं इसमें क्या है सॉल्यूशन। द गिवन स्टेटमेंट दैट एन आइडियल टेक्निक इज वन दैट चेक एवरी बिट ऑफ परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अभी हमने बात की ना की रिजल्ट्स एरिया, उन पर ज़्यादा फोकस करना है जो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यानी जो चीज़ें इनसिग्निफिकेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें डेविएशन है भी तो वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, उतना होता रहता है। लेकिन जो क्रिटिकल सिचुएशंस है उसमें अगर चीज़ें बिगड़ती हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी इश्यूज हो सकते हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। यानी अगर हम ऐसे टेक्निक का फॉलो करते हैं कंट्रोलिंग के लिए कि हर एक एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करें, तो शायद हमारा कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं हो सकता। इसीलिए ये चीज़ फॉल्स है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एन आइडियल कंट्रोल टेक्निक शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। ठीक है, तो अगर ये हम फॉलो करेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो कंट्रोलर है, जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजर है, जिसको कंट्रोल करना है, वो मेन रिजल्ट्स एरिया यानी की रिजल्ट्स एरिया जो है उसे डाइवर्ट हो जाएगा, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड दैट कि हमारा जो आइडियल कंट्रोल टेक्निक है वो हमेशा फोकस्ड कहाँ होना चाहिए, की रिजल्ट्स एरिया की तरफ। इट इज़ नीदर इकोनॉमिकल, ठीक है, नॉर ईजी। आपके लिए ना ही ये सस्ता पड़ता है, मतलब महंगा पड़ेगा अगर आपको हर एक एस्पेक्ट्स को क्रॉस चेक करना है तो। नॉर ईजी टू कीप चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देयर मे बी सेवरल एक्टिविटीज टू बी कंट्रोल्ड। In practice, it is not possible for management to control each and every activity due to limited time and resource। और हर एक मैनेजर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखें और कंट्रोल करें, क्योंकि समय भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। Therefore, controlling should focus on key results areas which are critical to the success of an organization। द की रिजल्ट्स एरिया, अब बात बार बार की रिजल्ट्स एरिया की अगर आ रही है तो ये क्या है ये बता देंगे तो और भी अच्छा आपका इफेक्टिव आंसर हो जाएगा। द की रिजल्ट्स एरिया आर सेट एज द क्रिटिकल पॉइंट। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर्स। और उस क्रिटिकल एरियाज के बाहर कुछ हो जाता है, यानी उस रेंज से ज़्यादा डेविएशन हो जाता है, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसमें सफर करेगा। सो कंट्रोलिंग शुड फोकस ऑन दीज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और की रिजल्ट्स एरिया एंड नॉट टू द एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द
परफॉर्मेंस। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हमने साबित कर दिया जो स्टेटमेंट था वो एक फॉल्स स्टेटमेंट था। नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड अल्टरनेट नंबर 1, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी is to protect the interests of the investors and to promote the development of and regulate the securities market। ये एक स्टेटमेंट है और इसके बेस पर आपको अगेन एक्सप्लेनेशन ही देना है। तो बोला क्या है इसके आगे, इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। यहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा है ना कि फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस में आता है रेगुलेटरी है, डेवलपमेंटल है ना, तो वो चीज़ हमें नहीं बतानी, हमें ऑब्जेक्टिव्स बतानी है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी फाइनली क्या है, टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग, to protect the rights and interest of the investors, particularly individual investors, and to guide and educate them, to prevent trading malpractices यानी कि fraudulent activities जो होती हैं, and achieve a balance between self regulation by the securities industry and its statutory regulation, to regulate and develop a code of conduct and fair practices by intermediaries like brokers, merchant bankers, etc., with a view to making them a competitive and professional। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं गिनकर 4, लेकिन ऐसा जैसा कि आप जानते हो क्वेश्चन में 3 पूछे थे, तो किसी भी हाल में आप 3 से ज़्यादा मत लिखो, क्योंकि जब स्पेसिफाइड है 3 तो 3 ही लिखना है। 4 लिखने से आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा। नाउ लास्ट option, second option of the last question, state the first 3 steps which are involved in the screen based trading for buying and selling of securities in the secondary market। यानी स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर का फर्स्ट 3 स्टेप्स आपको बताना है। तो इसमें से पहला आता है, the investor has to approach a registered broker or sub broker and sign a broker client agreement and a client registration form before placing an order to buy or sell security। तो ये है आपका पहला स्टेप। Second one is the investor has to open a demat account or beneficial owner account with a depository participant for holding and transferring securities in the demat form। ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है लास्ट वीडियो में भी कि इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। And third one is the investor then place an order with the broker to buy or sell shares। The broker will go ahead with the deal and the issue of order confirmation slip to the investors। और आगे के जो प्रोसीजर वो पूछे नहीं, 3 मार्क के हैं तो 3 ही स्टेप्स बोले थे, तो सो 3 ही लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। एंड आज के हमने इस वीडियो में जैसा कहा था डिस्कस किया हमने ऑल द 3 मार्कर्स क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन एंड द प्रॉपर सजेशंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर्स, ठीक है। और साथ साथ आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए लिखते समय वो भी मैंने बता दिए हैं। तो होप्स हो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ साथ अगले वीडियो के लिए आप जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था पार्ट 1, जिसमें कि इसी पेपर के पहले 20 क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।